पिछले पार्ट में आपने सुना कि नितेश जी जो है वो रिसेप्शन वाले से बात करते हैं लेकिन रिसेप्शन वाला ये कहता है कि रात में कोई भी नहीं आया और वो पूरी रात रिसेप्शन पे ही थे। नितेश जी को लगता है कि शायद रिसेप्शन वाला झूठ बोल रहा है और वो बताना नहीं चाहता है या फिर वो कहीं और चला गया था, लेकिन उसकी नौकरी का खतरा है इसलिए वो सच नहीं बोल रहा है। बात आई गई हो जाती है और उसके बाद कहानी में क्या क्या होता है ये कहानी का अंतिम भाग है। तो पहले देखते हैं चैनल का इंट्रो और फिर कहानी की शुरुआत करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आप सभी का हॉरर कैसल में। मैं हूं विवेक और आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक नई कहानी नितेश और राधिका जी की। तो कहानी में आपने अभी तक सुना था कि नितेश जी शिकायत करते हैं रिसेप्शन वाले से कि रात में उनके कमरे में कोई एक कपल आया था जो कि काफी हंगामा कर रहा था, लेकिन रिसेप्शन वाला साफ ये इनकार कर देता है कि वहां पर कोई नहीं आया। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगले दिन नितेश जी और राधिका दोनों लोग घूमने जाते हैं और काफी घूमने फिरने के बाद उन्हें थकान लग जाती है। शाम को वो आके अपने कमरे में आराम करने लगते हैं, सोने लगते हैं। जैसे ही रात का 2 या 2:30 बजता है तभी फिर से कोई गेट नॉक करता है। नितेश जी गेट की आवाज सुनते ही जागते हैं और सबसे पहले जाके गेट को खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने वही कपल जो पिछली रात को आया था वो सामने खड़ा था। इतना ही नहीं, वो सेम बातें जो उसने पिछली रात बोली थी वही बातें फिर से दोहराता है कि सर हम लोग ऐसे ऐसे भटक गए हैं और वहां से आ रहे थे तो हम फिसल गए और हमारे कपड़े सारे भीग गए, हम एक झरने में गिर गए और जिसके कारण हमें बहुत ठंड लग रही है, कृपया हमें अपने कमरे में रुकने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। नितेश जी को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है कि आखिर ये कैसे संभव है कि एक ही कपल जो पिछली रात को आया था वही फिर से इस रात को यहाँ पर सामने खड़ा है और वही सब बातें दोहरा रहा है। नितेश जी उस कपल को धक्का मारते हैं और सीधा भाग के रिसेप्शन पे जाते हैं तो देखते हैं कि रिसेप्शन पे कोई भी नहीं है। नितेश जी उससे कहते हैं कि भाई आप जो भी हैं आप रिसेप्शन पे जाके बैठिए, रिसेप्शन वाला कहीं गया है, वो अभी आएगा, आप उससे बात करके दूसरे कमरा लीजिए, मैं आपको अपने रूम में जगह नहीं दे सकता हूं। लेकिन वो दोनों कपल काफी बहस करने लगते हैं, काफी ज्यादा मिन्नतें करने लगते हैं कि प्लीज हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए, रात बहुत ठंडीली है, हमारी पत्नी को ठंड लग जाएगी, थोड़ा सा हमें सहयोग करिए। लेकिन चूंकि नितेश जी डर चुके थे तो वो जगह नहीं देते हैं और कमरे का गेट बंद कर लेते हैं। जब कमरे का गेट बंद कर लेते हैं और वो सोने की कोशिश करते हैं लेकिन बार बार उन्हें वही सब सपने में दिख रहा था। उसके बाद क्या होता है कि नितेश जी फिर से उठते हैं और शाम का लगभग 4 बजा होता है, सॉरी सुबह का लगभग 4 बजा होता है और वो रिसेप्शन पे जाते हैं तो रिसेप्शन वाला वहीं रिसेप्शन पे होता है। हालांकि अभी सिर्फ 1.5 घंटा ही बीता था ये सारी घटना हुए, रिसेप्शन वाला रिसेप्शन पे था। तो नितेश जी उससे कहते हैं कि भाई आज फिर रात में वो लोग आए थे और फिर से वही सब बातें कर रहे थे। रिसेप्शन वाला कहता है कि सर आपको कोई सपना आ रहा है, यहाँ पर कोई नहीं आया था। लेकिन नितेश जी जिद पे अड़ जाते हैं तो रिसेप्शन वाला कहता है कि सर आप जो सीसीटीवी फुटेज है वो चेक कर लीजिए, यहाँ पे कोई आया ही नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है कि भाई इस सारी बहस में सुबह का लगभग 6 बज जाता है। नितेश जी की जो पत्नी है राधिका वो भी आ जाती हैं और ये सारे लोग मिलके सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। तो 2:30 बजे का जो टाइम फ्रेम था, 2:30 बजे का टाइम फ्रेम लगाया जाता है तो वहां पर वास्तविकता में होटल में कोई भी नहीं आया था। यानी कि नितेश जी को जो कुछ दिख रहा था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था, मन का वहम,
या फिर कोई तीसरी शक्ति जो शायद नितेश जी को कुछ पहले से ही सूचना देने आ रही थी कि उनके साथ कुछ गलत होने वाला है। हालांकि उसके बाद जब ये सारी बातें होती हैं तो ना जाने क्यों रिसेप्शन वाले के दिमाग में कुछ आता है और वो पास की ही एक बस्ती थी, वहां से एक महिला को बुलाता है। वो महिला एक मुस्लिम महिला थी और शायद वो इन सारी शक्तियों से डील करना जानती थी। तो वो आती हैं उस होटल में और मिलती हैं नितेश जी से, सारी बातें पूछती हैं। तो वो महिला ये कहती है कि देखिए कुछ भी हो जाए, होटल वालों को भी निर्देश देती है कि मुझे लगता है कि शायद फिर से किसी ने उस शक्ति को जगाने का प्रयास किया है और कुछ भी हो जाए, जो बगल वाला कमरा बंद है उस कमरे को खोलना नहीं है किसी भी कीमत पे, क्योंकि वो शक्ति जाग चुकी है। हालांकि नितेश जी या राधिका जी ये लोग इन चीजों में भरोसा नहीं करते थे। उन्हें लगा कि शायद ये रिसेप्शन वाले पैसे ले चुके हैं 10 दिन के और ये हमें पहले ही टरकाना चाहते हैं। तो उन्होंने पहले तो हाँ हाँ कर दिया, लेकिन उस चीज को इतना सीरियस नहीं लिया। बात आई गई हो गई और वो जो महिला थी, मुस्लिम महिला, वो अपनी एक तरीके से बोल के चली गई कि भाई उस कमरे को नहीं खोलना है। सभी ने वो कमरा देखा कि वो कमरा बाहर से बंद था, ताला लगा था और उस पर कुछ धागे वगैरह बंधे हुए थे। उसके बाद क्या होता है कि अभी इन्होंने 10 दिन के लिए वो होटल लिया था किराए पे और इनको 7 दिन हो चुके थे, 6 या 7 दिन। 7वीं रात थी और अचानक से राधिका जी सोने ही जा रही थी कि उन्हें कुछ गाने की आवाज सुनाई देती है और वो गाने में इतना खो जाती हैं कि उन्हें पता ही नहीं रहता कि वो क्या कर रही है। वो देखती हैं कि नितेश जी बेड पे सो चुके हैं, थके हारे हैं और राधिका जी कमरे का गेट खोलती हैं और कमरे से बाहर जाती हैं जिस तरफ से वो गाने की आवाज आ रही थी। राधिका जी उस आवाज का पीछा करते करते उसी कमरे पे पहुंचती हैं। उस कमरे में ताला लगा था। ना जाने कैसे राधिका जी ने उस ताले को खोला बिना चाबी के और उस कमरे में अंदर गई। वहां पे बहुत मधुर धुन गाने की आ रही थी। राधिका जी इधर उधर देखती हैं कि शायद कोई हो जो गाना गा रहा हो, लेकिन उन्हें वहां पर कोई नहीं दिखता। वो वापस आती हैं, अपने कमरे में सो जाती हैं। सुबह नितेश जी की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि राधिका बेड पे नहीं है। वो इधर उधर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि राधिका नमाज पढ़ रही है। उन्हें बड़ा अचंभा होता है कि आखिर ये कैसे, एक हिंदू महिला, एक हिंदू लड़की नमाज पढ़ रही है और वो भी इतनी कह सकते हैं कि सही तरीके से कि एक मुस्लिम भी उतना तरीके से नमाज ना पढ़ता, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसी महिला जिसने कभी नमाज नहीं देखी होगी, नहीं सुनी होगी, लेकिन वो इतनी सफाई के साथ इतनी अच्छी तरीके से नमाज पढ़ रही है। नितेश जी को बड़ा अजीब लगता है कि आखिर ये राधिका कर क्या रही है। वो राधिका को कई बार बुलाने का प्रयास करते हैं लेकिन राधिका कोई जवाब नहीं देती। इतना ही नहीं, वो जब भी नितेश जी के सामने आती तो पूरा चेहरा ढक के एक बुरके की तरह उन्होंने लिबास को पहना और उसके बाद वो नितेश जी के सामने आई। और इतना ही नहीं, वो नितेश जी को अपने आप को छूने भी नहीं दे रही थी। नितेश जी को बड़ा अजीब लगा। उन्होंने सारी बातें फिर से रिसेप्शन वाले को जाके कही कि पता नहीं मेरी पत्नी के साथ क्या हो गया है, वो इस तरीके की हरकतें कर रही है। नितेश जी ने जब ये सारी बातें उस रिसेप्शन वाले को कही तो रिसेप्शन वाले को कुछ शक हुआ। उसने फिर उसी बस्ती की जो महिला थी, मुस्लिम महिला, उसको बुलाया, या फिर हम उसको तांत्रिक भी कह सकते हैं, उनको बुलाया। तो उन्होंने देखा कि बगल वाला जो कमरा था उसका ताला खुला हुआ था
सारे धागे टूटे हुए थे, कमरा खुला पड़ा था। उस महिला ने कहा कि भाई ये कमरा किसने खोला? इसमें जो शक्ति कैद थी वो आज कई सालों बाद आजाद हो चुकी है। अब उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन उस प्रयास को करने के दौरान इस लड़की को कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको बचाने के लिए पहले मैं एक ताबीज देती हूँ, उसको पहले इसको पहना दो, और जिससे कि वो शक्ति इसके पास ना आ पाए। और वो शक्ति थी एक जिन्नात। उसके बाद क्या होता है कि वो महिला जो है राधिका जी को एक ताबीज देती है पहनने के लिए। नितेश जी राधिका को वो ताबीज पहना देते हैं, और जैसे ही वो ताबीज पहनाते हैं राधिका फिर से नॉर्मल बिहेव करने लगती है। इतना सब हो जाने के बाद नितेश जी काफी घबरा चुके थे और अब उनका रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो वो वहां से अपनी पत्नी को लेके वापस चले आते हैं। वापस अपने घर आते हैं तो वो सारी बातें अपनी माँ को बताते हैं। तो उनकी माँ भी कहती है कि भाई आप लोगों ने बहुत गलती कर दी, आप कैसे उस होटल में रुक गए और आपने कमरा वो क्यों खोल दिया। लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो कमरा कैसे खुला, क्या हुआ। राधिका को बस इतना पता था कि उसे गाने की आवाज सुनाई दी और वो उस गाने का पीछा करते करते वहां तक चली गई थी। इधर होता यह है कि खबर आती है कि राधिका जी प्रेग्नेंट है, और अभी सब कुछ सही चल रहा था क्योंकि राधिका जी ने ताबीज पहन रखा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। और नितेश जी अपने घर से ही ऑफिस का काम कर रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि जब नितेश जी ऑफिस से वापस आते हैं तो वो पाते हैं कि राधिका कमरे में नहीं है। वो इधर उधर देखते हैं, आवाज देते हैं, लेकिन राधिका कहीं नहीं दिखती। वो अपनी माँ को आवाज देते हैं तो फिर उन्हें याद आता है कि माँ ने बोला था कि वो पड़ोस में कहीं कुछ कार्यक्रम है, वहां पे जाएंगी, तो हो सकता है कि माँ वहां गई हो। फिर वो ये भी सोचते हैं कि शायद राधिका भी माँ के साथ उन्हीं पड़ोसी के यहाँ चली गई। नितेश जी अपना बैग वगैरह रखते हैं, अपना हाथ पैर धुलते हैं और चाय बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो चाय बना के पीता हूँ जब तक माँ और राधिका आते हैं। लेकिन जैसे ही नितेश जी चाय बना रहे थे और शाम का समय था, ऑफिस से शाम को ही आते हैं, तो इन्हें फिर से इनके पड़ोस में कुछ मुसलमान भी रहते थे, तो अजान की आवाज सुनाई देती है। और अजान की आवाज सुनाई देती है तो ये फिर से जैसे बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि राधिका नमाज पढ़ रही है। राधिका नमाज पढ़ रही है, क्यों पढ़ रही है? अभी इतने महीने बीत जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि राधिका फिर से वही एक्टिविटी करने लगी है? राधिका के पास नितेश जी जाते हैं तो राधिका ने अपना पूरा बुर्का वगैरह पहन रखा था और वो एक पूरी मुस्लिम महिला की तरह बिहेव कर रही थी, और वो किसी भी तरीके से नितेश जी को अपने पास नहीं आने दे रही थी। नितेश जी काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर वहां तो चलो वो जो महिला थी उसने मदद कर दी थी होटल में, लेकिन यहाँ पे अब मदद कौन करेगा? इधर ये सब होता रहा और तब तक रात का लगभग 7 या 8 बज गया था, और नितेश जी की जो माँ है वो भी पड़ोस के घर से वापस आ जाती है। वो भी राधिका को देखती है तो काफी अचंभित हो जाती है। तो वो नितेश जी से कहती है कि बेटा, इसका दोपहर में ताबीज पता नहीं कैसे टूट गया था, लेकिन मुझे नहीं लगा कि इतने दिनों बाद ये फिर से वापस शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या कर सकते हैं, किसी पंडित को या किसी मौलवी को बुलाओ जिससे कि राधिका को सही किया जा सके। लेकिन ये किसी मौलवी या पंडित को बुला पाते उससे पहले ही राधिका को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। यानी कह सकते हैं कि जो प्रेग्नेंट थी और टाइम भी पूरा हो चुका था, तो उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है। तो उन्हें लगता है कि शायद अब
ये बच्चे को जन्म देने वाली है, तो इनको हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। हॉस्पिटल में राधिका जी को लेके जाते हैं, वहां पे एडमिट करते हैं और डॉक्टर कहता है कि भाई नॉर्मल डिलीवरी तो पॉसिबल नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए राधिका जी की जो हालत है वो कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं, कभी अपना सर पटक रही हैं, कभी हाथ उछाल रही हैं। डॉक्टरों को घायल कर दिया है इन्होंने, नर्सेस को घायल कर दिया है। तो जो नितेश जी है वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी करिए, मेरी पत्नी को कैसे भी आप बचाइए और ऑपरेशन करना, ऑपरेशन करिए, एनेस्थीसिया देना है, एनेस्थीसिया दीजिए, बेहोश करिए। लेकिन सबसे बड़ी अचंभे की बात यह थी कि राधिका वो पहली महिला थी जो एनेस्थीसिया देने के बाद भी बेहोश नहीं थी। पूरे ऑपरेशन के दौरान राधिका बिल्कुल भी बेहोश नहीं थी। जब ऑपरेशन हुआ, राधिका ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा बहुत अजीब था, मतलब देखने में इतना भयानक था कि उस बच्चे को आप कह सकते हैं कि राक्षस का बच्चा कहेंगे देखकर। और उसके बाद उस बच्चे को जन्म देने के बाद राधिका बेहोश हो जाती है और उस बच्चे की भी जन्म लेने के बाद मृत्यु हो जाती है, यानी कि वो बच्चा बचता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक जिन्न का बच्चा था, जिन्न ने राधिका के साथ संबंध बनाए और जिससे राधिका प्रेग्नेंट हुई और वो जिन्न जो है अपने बच्चे को लेने आया था और बच्चे को लेके चला गया। उसके बाद राधिका फिर कभी ऐसे बीमार नहीं पड़ी या उसके साथ कभी इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं हुई। आपको क्या लगता है, वो बच्चा किसका था या वो बच्चा कौन था? क्या वास्तविकता में वो एक जिन्न का बच्चा था? जैसा भी आपके विचार हैं आप कमेंट में बताइए। फिलहाल कहानी यहीं तक है, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर